इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज की हमारी कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज हम एक बेहद रहस्यमयी और चौंका देने वाले समुद्री रहस्य को सुलझाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत ठीक समंदर की सतह से होती है। चलिए गहराई में चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर समंदर की अंधेरी गहराइयों में रहने वाले ये अजीबोगरीब जीव अचानक पानी की सतह पर क्यों आ रहे हैं? वो वहां क्यों नजर आ रहे हैं जहां उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए? शुरुआत करते हैं एक बेहद रहस्यमयी मछली से, जिसे ओरफिश कहते हैं। ये मछलियां 6 मीटर तक लंबी, सफेद और बिल्कुल रबर जैसी होती हैं। जापानी पौराणिक कथाओं में तो इन्हें भूकंप जैसी आपदाओं का संकेत माना जाता है। और हैरानी की बात देखिए, 2011 के भूकंप से ठीक पहले ऐसी 20 मछलियां तट पर मिली थीं। लेकिन हाल ही में कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। 2023 में एक ही मछुआरे के जाल में 50 ओरफिश एक साथ फंस गईं। 2024 में कैलिफोर्निया में इन्हें 3 बार देखा गया और फरवरी 2025 में मेक्सिको में तो एक ओरफिश जिंदा नजर आई। ये वाकई में सोचने वाली बात है। और मामला सिर्फ ओरफिश तक सीमित नहीं है। और भी कई डरावने और लगभग एलियन जैसे दिखने वाले जीव अपनी गहराइयों को रहस्यमयी तरीके से छोड़ रहे हैं। जरा सोचिए, एक जायंट फैंटम जेलीफिश जो आमतौर पर 1 से 2 किलोमीटर नीचे रहती है, वो अंटार्कटिका में सिर्फ 80 मीटर की गहराई पर देखी गई। रूस में तो किसी दिमाग जैसी दिखने वाली स्मूथ लंप फिश पकड़ी गई। और स्पेन के तट पर ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश को पानी की सतह पर तैरते हुए देखा गया। ये सब आखिर ऊपर क्यों आ रहे हैं? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें समंदर की उस अनजान दुनिया की विशालता को समझना होगा। यह हैरानी की बात है कि हमने पृथ्वी पर केवल 5% समंदर को ही मैप किया है। सच कहूं तो हमारे पास मंगल ग्रह के नक्शे समंदर के नक्शों से ज्यादा बेहतर हैं। आज तक केवल 3 इंसान ही समंदर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंच पाए हैं, वो भी सिर्फ 3 घंटे के लिए। बाकी 95% समंदर आज भी एक बड़ा रहस्य है, जहां दुनिया का 94% वाइल्ड लाइफ छिपा हुआ है। जैसे जैसे हम समंदर में नीचे जाते हैं, दुनिया पूरी तरह से बदलने लगती है। रोशनी कम होने लगती है और समंदर मुख्य रूप से 4 जोन्स में बढ़ जाता है। सबसे ऊपर है सनलाइट जोन, 0 से 200 मीटर तक, जहां अच्छी खासी धूप आती है। फिर आता है ट्वाइलाइट जोन, 200 से 1000 मीटर तक। यहां सिर्फ नीली और बैंगनी रोशनी पहुंचती है और कुछ जीव खुद चमकने लगते हैं, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। 1000 मीटर के नीचे शुरू होता है मिडनाइट जोन, जहां बिल्कुल घुप अंधेरा होता है। और 4000 मीटर से नीचे है एबिसल जोन। ये पूरी तरह से अनजान दुनिया है। और हां, टाइटैनिक का मलबा भी यहीं मौजूद है। चलिए ट्वाइलाइट जोन में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के जीवों ने खुद को कैसे ढाला है। मिलिए स्ट्रॉबेरी स्क्विड से। इसकी खासियत इसकी 2 अलग-अलग आकार की आंखें हैं। एक आंख बड़ी होती है ताकि ऊपर से आने वाली हल्की धूप को देख सके, और दूसरी छोटी होती है ताकि अंधेरे में चमकने वाले जीवों का पता लगा सके। और इसका लाल रंग, ये एक बेहतरीन छलावे का काम करता है, क्योंकि उस गहराई में लाल रंग बिल्कुल काला नजर आता है। अगर आपको लगा कि वो अजीब था, तो जरा बैरल आई फिश के बारे में सुनिए। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन तकनीक हो। इसका सिर बिल्कुल पारदर्शी होता है, एक डोम की तरह। और इसके अंदर हरे रंग की 2 बल्ब जैसी आंखें होती हैं, जो 360 डिग्री तक घूम सकती हैं। ये किसी जीती जागती पनडुब्बी की तरह काम करती है, जो अपने ऊपर तैरने वाले शिकार पर नजर रखती है। कमाल है ना? अब और नीचे चलते हैं मिडनाइट जोन में, जहां सूरज की रोशनी का नामो निशान नहीं होता। यहां के जीवों के जिंदा रहने के तरीके और भी हैरान करने वाले हैं। ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश को ही ले लीजिए। इसमें छोटे नर अपनी बड़ी मादा के शरीर से पूरी तरह जुड़ जाते हैं और प्रजनन के लिए अपना खून तक साझा करते हैं। और वैम्पायर स्क्विड, नाम और इसके डरावने केप जैसी बनावट पर मत जाइए। यह असल में खून नहीं पीता, बल्कि गहरे समुंदर में गिरने वाले मलबे और कचरे को खाता है। सबसे नीचे है अबिसल जोन। यहां इतनी ठंड होती है कि पूछिए मत। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऐसे जमे हुए और अंधेरे माहौल में भी जीवन फलता फूलता है। यहां अंधे यटी क्रैब्स पाए जाते हैं, जो अपने बालों वाले हाथों पर खुद बैक्टीरिया उगाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ टाइटैनिक के मलबे के पास बेहद खूबसूरत डम्बो ऑक्टोपस शांति से तैरते हुए मिल जाते हैं। यहां की जिंदगी जमीन से बिल्कुल अलग है। खैर, अब इस पूरे रहस्य में एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक कड़ी जुड़ती है, जिसे कहते हैं डीप स्कैटरिंग लेयर। यह असल में समुद्री जीवों जैसे स्क्विड्स और प्लवक की इतनी घनी आबादी है कि ये सुनार सिग्नल्स को भी वापस पलट देती है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसी घनी परत ने नेवी के सुनार ऑपरेटर्स को चकमा दे दिया था और उन्हें लगा कि वो समंदर का असली फर्श देख रहे हैं। और यही घनी आबादी धरती के सबसे बड़े दैनिक माइग्रेशन का हिस्सा है, जिसे डायल वर्टिकल माइग्रेशन (DVM) कहा जाता है। जरा कल्पना कीजिए, हर रात अरबों समुद्री जीव गहरे समंदर से सतह की ओर तैरते हैं। इन जीवों का कुल वजन धरती के सारे इंसानों के वजन से 25 गुना ज्यादा है। ये रोज रात को चलने वाले किसी छिपे हुए विशाल हाईवे जैसा है। दिन और रात का ये पूरा साइकिल एक बेहद नाजुक बैलेंस पर टिका है। दिन के उजाले में छोटे जीव शार्क और व्हेल जैसे शिकारियों से बचने के लिए 400 मीटर नीचे गहरे और ठंगे अंधेरे में जाकर छिप जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, वो खाने की तलाश में सतह पर आ जाते हैं ताकि उन्हें कोई देख न सके। लेकिन अब इस नाजुक बैलेंस में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है, और इसके पीछे है एक चौंकाने वाला आंकड़ा: 90%। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पैदा होने वाली 90% एक्स्ट्रा गर्मी सीधे तौर पर हमारे समंदर सोख रहे हैं। ये बढ़ती गर्मी असल में गहरे समुंदर के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गई है। ये उनका दम घोंट रही है। इसे ऐसे समझिए, सूरज समंदर की सतह के पानी को गर्म करता है। अब गर्म पानी हल्का होता है तो वो ऊपर ही फंसा रह जाता है। इस वजह से नीचे का ठंडा पानी ऊपर वाले पानी से मिल नहीं पाता। इसका नतीजा ये होता है कि गहरे समुंदर को ताज़ी ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए गहरे समुंदर के जीव अपनी जान बचाने के लिए हमेशा के लिए सतह की ओर भागने को मजबूर हो रहे हैं। तो एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज उन्हें ऊपर आने पर मजबूर कर रहा है, वहीं स्रोत एक और तुरंत वाले मानव निर्मित खतरे की ओर इशारा करता है: डीप सी माइनिंग, यानी गहरे समंदर में खनन। क्लाइमेट चेंज एक लंबा खतरा है, लेकिन अभी इसी वक्त कई कंपनियां हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास सोने और चांदी के खनन के लिए भारी भरकम मशीनें भेजने की परमिशन मांग रही हैं। अगर ये मशीनें वहां पहुंची तो इसका क्या अंजाम होगा, ये समझने के लिए स्केली फुट स्नेल को देखिए। ये एक छोटा सा जीव है जो इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहता है। इसके पैर लोहे के बने होते हैं और पूरे जानवरों की दुनिया में इसके शरीर के आकार के हिसाब से इसका दिल सबसे बड़ा है, पूरे 4%। ऐसे अद्भुत और अनोखे जीव इन खनन मशीनों की वजह से अपने घर के छिनने का सीधा खतरा झेल रहे हैं। अब इस खनन विवाद को लेकर स्रोत में कुछ बेहद तीखे राजनीतिक दावे भी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर के कुछ प्रमुख राजनेता पर्यावरण की रक्षा करने के बजाय बड़े उद्योगपतियों के खनन हितों का साथ दे रहे हैं। स्रोत का दावा है कि ये राजनेता जलवायु परिवर्तन को नकारने वाले बयानों को बढ़ावा देते हैं और भारत में हसदेव के जंगलों की कटाई या निकोबार आइलैंड के प्रोजेक्ट्स को इसका उदाहरण बताया गया है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि भारत सरकार केरल के पास गहरे समंदर में खनन की अनुमति देने की योजना बना रही है। याद रहे, हमारा काम सिर्फ इस स्रोत में दी गई बातों को निष्पक्ष रूप से आप तक पहुंचाना है। हम यहां किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो आखिर में ये फैसला किसके हाथ में है? ये है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है। इसी के पास विश्व स्तर पर डीप सी माइनिंग की परमिशन देने की पावर है, और फिलहाल इस साल उन पर माइनिंग परमिट जारी करने का बहुत भारी दबाव है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। इस माइनिंग के खिलाफ दुनिया भर में बहुत बड़ा विरोध चल रहा है। 32 देशों ने तो साफ कह दिया है कि वो डीप सी माइनिंग का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिए एक गठबंधन भी बनाया गया है। ग्रीन पीस ने खनन शुरू होने से पहले ही इसे रोको नाम से एक अभियान चलाया है, जिस पर दुनिया भर से 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने साइन किए हैं। इस पूरी बहस को महात्मा गांधी का ये कोट बहुत अच्छी तरह से समझाता है, जो स्रोत में भी इस्तेमाल किया गया है। दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। तो आइए इस अंतिम और गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या इंसानी लालच समंदर की गहराइयों को पूरी तरह से खाली कर देगा, वो भी इससे पहले कि हम ये जान सकें कि वहां आखिर रहता कौन है? ये विश्लेषण हमें यही याद दिलाता है कि हमारे इन अनजान समंदरों का बैलेंस असल में कितना ज्यादा नाजुक है। सोचने वाली बात है ना?